खुशी के घर से उसके लैपटॉप का गायब होना और उसके कॉल रिकॉर्ड में एक फेक नंबर का मिलना। खुशी किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गई थी। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क वुमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। हम अपने आसपास आए दिन ऐसे कई लोगों को देखते हैं जिनमें दूसरों को अपना बना लेने की कला होती है। हम उनकी बातों पे आराम से विश्वास कर लेते हैं, भले वो कितना भी बड़ा झूठ क्यों ना बोल रहे हो। वहीं कुछ लोग इतने मजबूर होते हैं कि वो चीख चीख कर कितना भी सच क्यों ना कहें, कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। आज की कहानी ऐसे किरदारों की है। सच, झूठ, प्यार और विश्वास के उधेड़-बुन ने ऐसे गुनाह को जन्म दिया जिसने इन पीड़ितों की न सिर्फ जिंदगी बल्कि उनसे उनका इंसाफ भी छीन लिया। गुड मॉर्निंग सनी, चलो वेकअप। नहीं उठना? ओके स्लीप, लेकिन मुझे तो उठना पड़ेगा। ये लगा था मैं तन्ने कभी ढूंढ ना पाऊंगा। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे थोड़ा और वक्त दे दो प्लीज। वक्त मांगने के बाद फिर से भाग गई तो मैं कुछ ना जानूं। मन्ने मेरे पैसे अभी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मुझे बस 2 दिन का वक्त चाहिए। मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी। अगर 2 दिन में तेरा फोन ना आया ना तो तीसरे दिन बहुत खलेगा तन्ने। चलता हूं। रोशनी प्लीज, ये गहने गिरवी रख के मुझे शर्मिंदा मत करो। दोस्त हो तुम मेरी, अगर तुम्हें 7 लाख रुपए की जरूरत है वो मैं तुम्हें वैसे भी दे सकता हूँ ना। नहीं विश्वा, प्लीज, अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं लौटा पाई सही टाइम पे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। प्लीज तुम ये गहने सिक्योरिटी समझ के रख लो। तुम कह रही हो तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी अमानत है। अब देखो, पैसे लौटाने के लिए ज्यादा प्रेशर मत लेना, जब हो आराम से दे देना। ये लो। थैंक यू विश्वा, तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदले, पहले जैसे ही हो, बहुत ही हेल्पफुल। बदली तो तुम भी नहीं। शादी कर ली तुमने? मेरी छोड़ो, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? आर यू हैप्पी? रोशनी, आई सजेस्ट यू समथिंग। तुम्हें अब लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ऑल पेट्रोलिंग टीम अलर्ट, ऑल पेट्रोलिंग टीम अलर्ट। मकराना रोड से एक व्हाइट कलर की कार में एक आदमी को किडनैप किया गया। चारों तरफ नाकाबंदी तेज कर दो और सफेद गाड़ी को चेक करो, कोई भी गाड़ी बचनी नहीं चाहिए। और है ना
होल्ड ऑन। रोशनी जी, किडनैपर्स का तो अभी तक हमें कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन कल अपने हस्बैंड के बारे में आप हमें कुछ भी नहीं बता पाई थी। उनका नाम क्या है? सनी। तो वैसे उनका नाम सुरेंद्र वशिष्ठ है, पर मैं उन्हें सनी बुलाती हूँ। उनका कोई फोटो है आपके पास? जी हाँ, मेरे फोन में है। क्या हुआ? फोटोज नहीं मिल रहा। ठीक है, आप उनका मोबाइल नंबर दीजिए। उन्हें मोबाइल रखना पसंद नहीं, कहते हैं मोबाइल ने हमारी जिंदगी अशांत कर दी है। बहुत सरल स्वभाव के हैं सर मेरे हस्बैंड। इसी ने मुझे करते क्या है आपके हस्बैंड? जिग्मा इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं सर। अक्सर बाहर ही रहते हैं, यूएसए में। कल ही मैं गई थी एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने, और फिर उसके बाद किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया। देखिए रोशनी जी, बिना सुरेंद्र के फोटो के हमारे लिए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, आपके घर पे उनका कोई फोटो तो होगा? सर मैं 1 मिनट में आई। ठीक है। सर ये मेरे पति का फोटो। और कोई फोटो नहीं है आपके पास? सर बहुत सारी फोटो थी पर अभी मिल नहीं रही है सर। सर यही फोटो है सर, प्लीज मेरे पति को ढूंढिए सर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको किसी पे कोई शक है? मेरे पापा। सर मेरे पापा मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बस बहुत होगी तेरी बकवास। अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। तेरी शादी उसी लड़के से होगी जिसे मैंने पसंद किया है। पापा मैं सनी से प्यार करती हूँ। अगर आप लोग नहीं माने ना तो मैं सनी के साथ भाग जाऊंगी। फिर मैं अपने घर से भाग गई और मैंने सनी से शादी कर ली। लेकिन आपके हस्बैंड का तो किडनैप हुआ है ना, और आपके 7 लाख रुपए भी लूटे गए। क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आपके फादर ऐसा कर सकते हैं? आपको अंदाजा नहीं है मेरे फैमिली वाले क्या क्या कर सकते हैं। आपके पति सुरेंद्र की फैमिली वो कहाँ रहती है? सर सनी अनाथ है। वो बचपन से ही अनाथ आश्रम में पले बढ़े हैं। उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है सर। प्लीज उन्हें ढूंढिए सर, प्लीज। सर रोशनी भले ही मेरी मर्जी खिलाफ जाकर यहां से भाग गई थी, पर पिछले 3 महीने से वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं। और मुझे ये तक नहीं पता कि उसने शादी कर ली है। उसने सुरेंद्र से शादी की, जिसको आप पसंद नहीं करते थे। इस नाम के लड़के को मैं जानता तक नहीं। सर पहले मुझे भी ये लगा था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो यहाँ से पैसे लेकर भाग गई है। वो पैसे लेकर भाग गई? सर रोशनी एक इंश्योरेंस एजेंट है। उसने अपने 30-35 क्लाइंट का एक बीसी का ग्रुप बनाया था। रोशनी के ग्रुप में तकरीबन हर मेंबर 25,000 रुपए जमा करता था। मेरे ख्याल से 9.5-10 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। वो सारे पैसे लेकर रोशनी भाग गई। कहाँ भगाया अपनी बेटी को? हम लोग का 10 लाख रुपया लेकर भागी है। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है। अरे साफ साफ झूठ बोल रहा है ये। हाँ? जरूर इसी ने अपनी बेटी को छुपाया है। सर उसकी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे और हम पर आरोप लगा दिए। और उसकी शादी हो गई ये तक नहीं पता मुझे। उसके हस्बैंड की शक्ल तक नहीं देखी मैंने आज तक सर। ये घर अभी तक पापा का है। तुम मुझे ऐसे अंदर आने से रोक नहीं सकती हो। खुशी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारे पापा सच में घर पर नहीं है, तुम बाद में आ जाना।
सर रोशनी ने जो अपने पति की कंपनी के बारे में बताया था, जिग्मा इंटरनेशनल। सर मैंने चेक किया है, इस नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। और सर उसने जो एड्रेस दिया था वो भी गलत है। रोशनी के फादर ने हमें बताया था कि रोशनी कई लोगों का पैसा लेकर भाग गया, और अब रोशनी ने अपने पति के बारे में हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। सर मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है कि इसका हस्बैंड है भी या नहीं। मतलब सर रोशनी यहाँ पे 3 महीने पहले रहने आई, लेकिन उसके आस पड़ोस में किसी ने भी कभी भी उसे अपने पति के साथ नहीं देखा है। सर वैसे दिखने में तो रोशनी नॉर्मल लगती थी, लेकिन पिछले महीने जब मैं उससे रेंट लेने गई तो वो खुद से बड़बड़ा रही थी। पता है सुन, आज ना मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट बटर पनीर बनाया है, और उसके बाद ना हम कहीं घूमने चलेंगे। हाँ अरे निर्मला दीदी आप? हाँ रोशनी, मैं तो रेंट लेने आई थी, पर तुम किसी से बात कर रही थी। अच्छा, ये तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है, तो जब भी उनकी याद आती है तो इससे बात कर लेती हूँ। अच्छा, पर हस्बैंड कहाँ है तुम्हारे? लास्ट वीक आने वाले थे ना? उनका एक्सीडेंट हो गया लास्ट वीक, अभी यूएसए में ही है। सर मुझे लगता है कि वो अपने पति को काफी समय पहले खो चुकी है और उसे हेलुसिनेट करती है। नाराज मत हो बेटा। कैसे नाराज ना हो पापा? आज मम्मी की बरसी थी, आप पूजा में तो आए नहीं, और ऊपर से उस दमयंती के साथ। तो बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अगर आप सच में शर्मिंदा है ना पापा, तो अभी के अभी उस दमयंती को छोड़ दीजिए, और तब तक मुझसे बात मत करिएगा। सर मैं किसी का पैसा लेके नहीं भागी थी, बल्कि शादी करने के लिए मुझे मेरे ही घर से भागना पड़ा था, और नई लाइफ शुरू करने के पीछे कुछ पैसे खर्च भी हो गए सर। इसीलिए 7 लाख रुपए उधार लिया था, जो कि उस रात किडनैपर्स ने लूट लिया। लेकिन किडनैपिंग हुई थी, इसका तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला, और आपके हस्बैंड हैं, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? जी हाँ, हमने ये भी चेक किया है कि सुरेंद्र नाम के किसी भी आदमी ने उस दिन जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड नहीं किया था। अपने हस्बैंड के ऑफिस का जो एड्रेस आपने हमें दिया था वो भी गलत था। रोशनी जी, इंक्वायरी में जो सामने आया मैंने आपको बता दिया। मुझे नहीं पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, पर हमें ये सुनने को मिला है कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वहां मेरे पति मुसीबत में है, हमारे 7 लाख रुपए लूट गए, और आप केस सॉल्व करने की बजाय केस से पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर आप वाकई में सच बोल रहे हैं तो बताइए हमें, उस दिन वो 7 लाख रुपए आपने किससे लिए थे? क्या बात कर रहे हैं सर? इतने बजट में तो मैं 50 और कैप्स डाल दूं, थोड़े सस्ते में निपटाइए ना। अबे तो अपना काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप? मच्छी बाजार क्या ये? कस्टमर्स देखेंगे तो क्या रेपुटेशन पड़ेगा? आप प्लीज जाइए। थैंक यू। उमेश, ये क्या है? कहाँ गाड़ी ठोक के आया तू? मैडम वो थोड़ा सा टच हो गया था। खून? क्या झोल किया है तूने? मैडम खून नहीं है, चटनी है। मैं वो समोसा खा रहा था ना, मैं भी साफ कर देता हूँ। पिछले 3 महीने से तुम्हारी 3 गाड़ियों की EMI नहीं पहुंची है। मालूम है ना, अगर किसी की 2 EMI बाउंस होती है तो गाड़ी उठा लेता हूँ। वो तो तुम हो, इसलिए बताने आया हूँ। ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये क्या कह रहे हो रौनक? मेरी कोई भी EMI बाउंस हुई ही नहीं है। मैसेज चेक नहीं करती होगी? पर मेरे पास ऐसा कोई SMS आया ही नहीं है, और मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है कि EMI बाउंस हो ही नहीं सकता। देखो, अगर बिजनेस नहीं संभाला जा रहा है ना तो बंद कर दो। और वैसे भी औरतों को ना ये मर्दों के काम सूट नहीं करते। वो तो मेरे दिल में हमेशा से ही औरतों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है।
इसलिए कह रहा हूँ कि सेटलमेंट कर लो, संभाल लूंगा मैं। हाँ सर, रोशनी उस दिन मुझसे 7 लाख रुपए उधार लेकर गई थी, लेकिन इसके बदले में जो गहने उसने मेरे पास रखवाए थे सर, मैंने चेक किया, वो गहने नकली हैं। What? नकली गहने? इसका मतलब उसने तुमको भी चीट किया? सर मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन यही सच है। रोशनी को तुम कब से जानते हो? सर कॉलेज टाइम से। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि उसने शादी किससे की? शादी? नहीं सर, जहां तक मुझे पता है रोशनी ने शादी नहीं की थी। इनफैक्ट वो तो क्या? रुक क्यों गए? बोलो। सर बात दरअसल ये है कि रोशनी शुरू से ना थोड़ी सी सनकी है, वो मुझसे एक तरफा प्यार करती थी। तुम मुझे मना कर रहे हो? विश्वा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, बता रही हूँ, और इसके जिम्मेदार तुम होगे। रोशनी प्लीज, सब लोग देख रहे हैं, समझने की कोशिश करो, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। रोशनी मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझता हूँ और हमेशा रहूंगा। सर मैं बड़ी मुश्किल से उसे मना कर पाया था, लेकिन इतने सालों बाद वो मुझसे 7 लाख रुपए उधार मांगने आई थी। सर मैंने देने में 1 मिनट भी नहीं सोचा, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है सर कि उसने मुझे नकली गहने क्यों दिए। अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी, और अगर उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसे प्रेग्नेंट किसने किया? ये तो साफ था कि रोशनी की जिंदगी में कोई आदमी था, लेकिन वो उसका पति था या नहीं ये कभी साफ नहीं हो पाया। रोशनी चीखती रही कि उसके पति को किडनैप किया गया, उसकी जान खतरे में, और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो क्या नाइंसाफी सिर्फ रोशनी के साथ हुई थी या उसके पति सुरेंद्र के साथ भी? चलिए हटिए, पीछे हटिए, पीछे हो जाइए, चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा गया है ताकि शिनाख्त ना हो सके। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर, और मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो ताकि शिनाख्त की लीड मिल सके। सर सुबह एक पासरबाई ने इस लड़की की लाश देखी। लाश को देखकर लग रहा है कि मर्डर कल रात को हुआ था। खुशी की बॉडी हमें एमजी रोड पर मिली। वो कहाँ जा रही थी? सर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आप उससे आखिरी बार कब मिले थे? 2 दिन पहले। 2 दिन से वो कहाँ थी? सर वो अपने घर पर थी। अपने घर मतलब? तो यहाँ आपके साथ नहीं रहती थी? सर दरअसल खुशी का कैब सर्विस का बिजनेस था और उसका ऑफिस जो है सिद्धार्थनगर में थी। अब यहाँ से सिद्धार्थनगर जाने में उसको देरी होती थी, तो इसलिए वो वहाँ अकेले रहने लग गई। खुशी का किसी से कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी? कभी बातों बातों में किसी का जिक्र किया उसने आपसे? नहीं सर मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक से कैसे किसी को। तो ये कैब खुशी की कैब सर्विस कंपनी वाली कैब है। हत्या वाले दिन एमजी रोड के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई है, जहां से कुछ ही दूरी पर हमें खुशी की लाश मिली थी। हाँ सर, ये कैब हमारी खुशी मैडम की कंपनी की ही है। वो तो हमें पता है, इसलिए तो यहाँ पूछताछ के लिए आए हैं। लेकिन इस कैब को चला रहा है वो कौन? सर ये तो हमारा ड्राइवर उमेश चलाता है। कहाँ वो? बुलवाइए। सर वो तो कल से आया ही नहीं, और सुबह से उसका फोन भी ऑफ आ रहा है सर। इस उमेश का आपकी खुशी मैडम से कोई झगड़ा था? सर ऐसा तो कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले खुशी मैडम को उसके ऊपर शक हुआ था। ये क्या है? कहाँ गाड़ी ठोक के आया तू?
मैडम वो थोड़ा सा टच हो गया था। क्या झोल किया है तूने? मैडम खून नहीं है, चटनी है। मैं वो समोसा खा रहा था ना, मैं भी साफ करता हूँ, 1 मिनट में। ये उमेश हमें कहीं घुमा तो नहीं रहा है? पता नहीं कोई झोल करके आया हो तो देने के देने पड़ जाएंगे। पता करो कि ये कैब कहाँ लेके गया था। सर ऐसा तो कुछ मुझे पता नहीं चला था उमेश के बारे में, पर हाँ सर हो सकता है कि उमेश ने कोई झोल किया हो जिसके बारे में खुशी मैडम को पता लग गया हो और इसलिए उसने खुशी मैडम के साथ। सर ये उमेश गोंडा का रहने वाला है, मैंने गोंडा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। और खुशी को शक था कि इस उमेश ने कैब में कोई क्राइम किया होगा। पता लगाओ क्या ये किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। उस कैब का पता लगाओ, हो सकता है उमेश ने उस कैब को कहीं डंप किया हो। हैप्पी बर्थडे शोएब, सरप्राइज। मैंने तुझसे कहा था ना तेरे 18 बर्थडे पे तुझे कार्ड गिफ्ट करूंगी। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। वाह अम्मी, अब बहुत स्वीट हो। अम्मी अम्मी ये तो पुरानी कार है। हाँ बस 1-2 साल, तू इसको चला के ड्राइविंग में अपना हाथ तो साफ कर ले, फिर नई दिलवा दूंगी। हैप्पी बर्थडे। अब्बू अब्बू देखिए ना, बर्थडे के दिन भी अम्मी ने मुझे पुरानी कार दी। सोहेल कार तो आखिर कार होती है। अब आप हमें ही देखिए, हम आपके लिए सिर्फ ये छोटा सा तोहफा लेकर आए। लीजिए, आपकी अम्मी के तोहफे के आगे तो ये कुछ ही नहीं। वाह अब्बू, आपने जो भी दिया कम से कम नया तो दिया। आपका गिफ्ट अम्मी से भी बेहतर है। थैंक यू अब्बू। सर मैंने खुशी की कॉल डिटेल्स चेक की, उसमें एक रौनक नाम के आदमी का नंबर मिला है। पता करो ये रौनक कौन और इसका खुशी के साथ क्या कनेक्शन है। सर रौनक तो एक फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट है और खुशी मैडम ने उसकी फाइनेंस कंपनी से अपनी कई सारी कैब्स फाइनेंस करवाई थी। तो रौनक का खुशी के साथ पैसों को लेकर कभी कोई झगड़ा हुआ? पर मेरे पास ऐसा कोई एसएमएस आया ही नहीं है और मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है कि ईएमआई बाउंस हो ही नहीं सकता। देखो अगर बिजनेस नहीं संभाला जा रहा है ना तो बंद कर दो। और वैसे भी औरतों को ना ये मर्दों के काम सूट नहीं करते, इसलिए कह रहा हूँ कि सेटलमेंट कर लो, संभाल लो। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तूने मुझे चाटा मारा, मुझे? बिजनेस करेगी ना तू? तू देख अब मैं क्या करता हूं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। उस रौनक का उमेश से भी कोई कनेक्शन है? सर कह नहीं सकता। आप तो बहुत शातिर निकले। क्यों बोला? मेरे बेटे को भी अब आपने अपना बना लिया। आपको जलन हो रही है क्या? नहीं, खुशी हो रही है। सॉरी मैं गलती से आ गया। सर ये बात बिल्कुल सही है कि खुशी की कंपनी के करंट अकाउंट से 3 कैब्स के लोन की ईएमआई पिछले 3 महीने से बाउंस हो रही थी। लेकिन हैरानी वाली बात यह भी है कि पिछले 3 महीने से खुशी के अकाउंट में जब भी पैसा आ रहा था वो अगले ही दिन निकाल दिया जा रहा था। निकाल कौन रहा था? सर सिर्फ सेल्फ बेरर चेक से पैसे निकल रहे थे। एक और बात सर, खुशी के करंट अकाउंट से जो नंबर लिंक था उसे बदलकर कोई फेक आईडी का नंबर लिंक किया गया था 3 महीने पहले। फेक आईडी का नंबर? ऐसा कौन करेगा? तो खुशी की कंपनी में को पार्टनर उसके फादर हैं। उसके अकाउंट का एक्सेस सिर्फ उनके अलावा और किसी के पास नहीं है। हाँ सर, खुशी ने मुझे इस नंबर के बारे में बताया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये नंबर फेक आईडी का है। मेरे अलावा बिजनेस के करंट अकाउंट में सिर्फ आपका मोबाइल नंबर लिंक हो सकता है। हाँ तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो शायद आपकी दमयंती ने किया हो। बस। तो ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सर मुझे लगा वो मेरे और दमयंती के बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए ये सब कर रही है। क्योंकि दमयंती खुशी की सौतेली माँ थी, इसलिए उस पर शक था। हाँ सर। तू टेंशन मत ले, वो कैब का बिजनेस ले दे के लोकेश के हाथ में आने वाला है। दीदी उन्हें तो बिजनेस करना ही नहीं है। वही तो, वो बिजनेस तो हम दोनों को संभालना है। लेकिन तू ज्यादा जल्दबाजी मत कर। तुझे पता है ना, पुलिस सबसे पहले शक करीबी रिश्तेदारों पर ही करती है। संभालिए अपने आप को। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो खुशी के सपनों का क्या होगा? उसका कैब का बिजनेस। काश मैंने खुशी की बात पर भरोसा करके वो सब पता करा लिया होता।
बैग अच्छे से चेक करो। लैपटॉप का चार्जर है, लैपटॉप नहीं है। हाँ तो लैपटॉप गायब किया गया। सर, यहाँ कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिल रहा है। पता करो खुशी के अलावा यहाँ और किस किसका आना जाना था, और खुशी के सोशल मीडिया अकाउंट खंगालो। सर, एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, उमेश की इंफॉर्मेशन मिली है। यूपी के उन्नाव में छुपा हुआ है अपने चाचा के यहाँ। हाँ सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब ना मैंने पहले कोई जॉइन किया था जिसको लेकर खुशी मैडम मुझ पर शक कर रही थी, और ना मैंने अभी कुछ किया साहब। तो भागा क्यों था? वो मेरी कैब चोरी हो गई थी साहब। मैं जे रोड पर गाड़ी पार्क करके टॉयलेट करने के लिए गया था। जब वहां से वापस आया तो गाड़ी वहां पर नहीं थी साहब। गाड़ी चोरी होने की वजह से मैं बहुत डर गया था साहब, इसलिए मैं अपने चाचा के घर चला गया था। तेरी कैब में तेरे खिलाफ सबूत था, और आप कैब चोरी होने की झूठी कहानी बना रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तेरी कैब चोरी हुई थी ना? जी साहब। और जहां से चोरी हुई वो जगह तो याद होगी? हाँ साहब, याद है। इतनी जल्दी क्या थी जाने की? थोड़े दिन और रुक जाते। अरे काम धंधे के लिए तो आदमी को घर से बाहर जाना ही पड़ता है। कुछ समय की बात है, हमारा प्लान रेडी हो जाएगा, फिर हम सब लोग साथ में ही रहेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो अब्बू, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो। मैडम मैंने यही खड़ी की थी कैब, यहीं से चोरी हुई थी। मैं उधर की साइड टॉयलेट करने गया था, और जब वापस आया तो कैब वहां नहीं थी। आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है इसलिए घुमा रहा है ना मैं? नहीं मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। अम्मी, ये आदमी क्यों आया था यहाँ पे? सोहेल, तमीज से बात कर। चाचा जाने वो तेरे। उन्होंने अब्बू की तो इज्जत नहीं की कभी, और आप? सर, उमेश अभी भी वहीं का वही है, और रौनक पर कोई लीड नहीं मिल रही है। रौनक लखनऊ का रहने वाला है, और उसकी फैमिली का कहना है कि खुशी के मर्डर से पहले से ही रौनक उनसे टच में नहीं था। तुमने बताया था कि रौनक का फोन खुशी के कत्ल से पहले ही बंद हो गया था, राइट? राइट। फोन बंद कहाँ हुआ था? और रौनक सेम एज ग्रुप का। सर, अगर वो लाश रौनक की है तो इसका मतलब रौनक का मर्डर खुशी के मर्डर से पहले हो गया था। फिलहाल पहले ये कंफर्म करते हैं कि वो लाश रौनक की है या नहीं। लखनऊ से उसकी फैमिली को बुलवा। सर मैं खुशी की सीडीआर फिर से चेक की, उसमें एक नंबर ऐसे मिला है जो फेक आईडी पे लिया गया था, जिस नंबर से। ये नंबर पहले विजयनगर में एक्टिव था, लेकिन अब बंद आ रहा है। विजयनगर? वहां तो खुशी के फादर रहते हैं। हाँ सर, और खुशी के फादर का साला कांता वो भी वहां पे रहता है। खुशी के मर्डर से पहले कांता अपनी बहन दमयंती से काफी टच में था, और सर खुशी की कांता और दमयंती से बिल्कुल नहीं बनती थी। बुलाओ इस कांता को। सर वो दीदी है मेरी, तो मैं तो उनसे मिलने जाऊंगा ही ना। तुम्हारी दीदी ने एक ऐसे शख्स से शादी की जो तुम्हारी दीदी से उम्र में बड़ा है, पहले से शादीशुदा है, और एक जवान बेटी का बाप है। क्यों? जाहिर सी बात है, तेरी दीदी की नजर उसके बिजनेस और उसके पैसे पर रही होगी। सर साहब, आप जो समझ रहे हैं वो गलत है, और सर जो आप बोल रहे हैं वो उसका सबूत क्या है आपके पास? वक्त आने दे, सबूत भी पेश करेंगे। तू और तेरी बहन दोनों हमारे रडार में है, गलती से भी कहीं भागने की कोशिश मत करना। वो लोग बेवजह मेरे भाई को थाने लेकर गए, और आप यहाँ चुपचाप बैठे। कहीं खुशी आपके दिमाग में जो शक का कीड़ा डालकर गई है उसे आप सच तो नहीं समझ रहे? शक तो ना हो रहा है मुझे, और अगर मुझे पता चला कि तूने और तेरे भाई ने मिलकर कुछ भी किया है, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। आपका शक सही निकला सर। तो रौनक का मर्डर खुशी के मर्डर से पहले ही हो चुका था। खुशी के घर से उसके लैपटॉप का गायब होना और उसके कॉल रिकॉर्ड में
एक फेक नंबर का मिलना और उसकी कंपनी के करंट अकाउंट से एक फेक आईडी से लिए गए नंबर का लिंक होना, जाहिर सी बात खुशी किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गई थी। मुझे खुशी के सोशल मीडिया अकाउंट और कॉन्टैक्ट की एक एक डिटेल चाहिए। सर अम्मी, कल सुबह से अब्बू का फोन नहीं लग रहा है। आप इतनी इत्मीनान से कैसे बैठ सकती है? तेरे अब्बू कोई बच्चे नहीं है, किसी काम में फंस गए होंगे, तू इतनी फिक्र मत कर। सही, खुशी के कांटेक्ट में मौजूद सभी सस्पिशियस लोगों की फोटोज हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों से हमारी बात हो चुकी है। ये बंदा कौन है? इसकी क्लियर पिक्चर है? नहीं सर, ये इकलौता फोटो है। इनफैक्ट अभी तक हम इसकी पहचान भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा शक हमें इसी पर है। पुलिस ने खुशी के मर्डर का मोटिव रखने वाले सभी सस्पेक्ट्स को खंगाल लिया था, लेकिन ये हत्या इतनी शातिर ढंग से की गई थी कि कातिल के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहे थे। देखते ही देखते खुशी मर्डर केस के 6 महीने बीत गए। ठंडे बस्ते में चला गया ये केस। अखबारों में भी इसका कोई जिक्र नहीं था और पुलिस के लिए ये केस अनसॉल्व्ड केसेस की फहरिस्त में शामिल हो गया। पर पता है, दुख की बात ये थी कि दोनों के परिवार भी इनके लिए लड़ नहीं रहे थे। कैसी इंफॉर्मेशन? सर, वो आदमी जिसका फोटो खुशी के सोशल मीडिया पर मिला था, उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है भोपाल में। सर ये देखिए, इसका नाम जावेद है। भोपाल में इसकी बीवी और बेटा रहते हैं। बेटे को शक है कि उसके चाचा जाकिर ने इसे गायब किया है। भोपाल? ये खुशी है, लखनऊ की रहने वाली थी। हमें जावेद की फोटो इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर मिली। क्या आप इसे जानती हैं? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। हो सकता है जावेद का इससे कोई प्रोफेशनल रिलेशन हो। जावेद काम क्या करते हैं? सर पहले वो एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन अब हैंडलूम का खुद का बिजनेस शुरू करने वाले थे। उसी सिलसिले में फतेहपुर सीकरी गए थे, वहाँ एक प्लांट जानना चाहते हैं। लेकिन सर जब से वहाँ गए हैं उनका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपके अबू जावेद को आपके चचा जाकिर ने गायब किया है? जी सर। क्यों? क्योंकि वो अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अम्मी भी। शोएब सर, मेरे बेटे को भी गलत फहमी हुई है। माना जाकिर मेरी और जावेद की शादी से खुश नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जाकिर अगर आपकी और जावेद की शादी से खुश नहीं भी था तो आपकी शादी को तो एक अरसा हो गया, तो इतने अरसे बाद जाकिर अपने बड़े भाई जावेद को गायब क्यों करेगा? नहीं सर, जावेद जाकिर के भाई नहीं है। जावेद से तो मेरी अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। जाकिर के बड़े भाई मेरे पहले शौहर थे, उनका इंतकाल हो गया था। जावेद से मैंने दूसरी शादी की थी। तो तन्वी ने जिस आईटी कंपनी के बारे में बताया था, मैंने वहां पता किया। जावेद उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था और ना ही लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि जावेद फतेहपुर सीकरी में कोई हैंडलूम प्लांट लगाने वाला था। ये क्या कह रहे हैं सर आप? जावेद 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले थे उस प्लांट में। और ये सारी इन्वेस्टमेंट तो खुद ही करने वाला था या उसने कुछ पैसे आपसे भी लिए थे? मैंने उन्हें 15 लाख दिए थे। वो आईटी कंपनी का जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले। अरमान किसी आईटी कंपनी में काम नहीं करता था, झूठ बोला उसने आपसे। आप उसके कांटेक्ट में कैसे? जो आपने उससे शादी कर ली? एक मैट्रिमोनियल साइट पे टच में आए थे हम लोग, आपस में चैट करके अच्छा लगा तो मिलने का फैसला किया। मैं एक आईटी कंपनी में इंजीनियर हूँ, 50 लाख रुपए का एनुअल पैकेज है मेरा। लेकिन मेरी पहली पत्नी सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी, मुझसे नहीं। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसमें सच्चा प्यार ढूंढ नहीं पाया और हम अलग हो गए। और एक मुलाकात में ही आप उससे इतनी मुतासिर हो गई कि बिना उसकी बैकग्राउंड चेक की आपने उससे शादी कर ली। सपने में भी नहीं सोच सकती थी जावेद मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। ये सॉफ्टवेयर आपको जावेद ने गिफ्ट किया था।
से खुशी भी एक मैट्रिमोनी वेबसाइट पर एक्टिव थी। इस वेबसाइट पर ये एक नकुल नाम के लड़के से कांटेक्ट में थी। ये नकुल की प्रोफाइल है। मतलब तकरीबन 9 महीने पहले ये खुशी की जिंदगी में आया नकुल बन के, खुशी के साथ 3 महीने रहा, ये तन्वी की जिंदगी में आया जावेद बन के। तन्वी को 15 लाख का चूना लगाकर फरार हो गया। और तन्वी के केस में उसके पैसे गायब हुए। पहले तो इसने खुशी के साथ भी किया होगा, याद है? खुशी की कंपनी का करंट अकाउंट पूरा का पूरा साफ हो गया था, इसने किया होगा। इसकी फोटो सभी पुलिस हेडक्वार्टर में सर्कुलेट करो और चेक करो, इसने और बहुत से फेक प्रोफाइल्स बनाए होंगे। सब पूजा, मेरे बिना तुझे कोई और ना मिलेगा दूजा। तकरीबन 1.5 साल पहले रोशनी ने सुसाइड किया। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि वो मौत के वक्त प्रेग्नेंट थी। उसकी डेथ के बाद हमें रियलाइज हुआ कि रोशनी की बात ना मानना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमें तो ऐसे ही लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और शायद उसी वजह से वो एक सॉफ्ट टॉय के अंदर अपने पति को हेलुसिनेट कर रही है। सॉफ्ट टॉय? जी हाँ। आपके पास सॉफ्ट टॉय का कोई रेफरेंस पिक्चर है? हाँ, फोटो है उसका, ये लीजिए। हमें यह भी पता चला कि रोशनी सुसाइड से पहले हरियाणा के रेवाड़ी इलाके में गई थी। इंक्वायरी की तो पता चला कि वो अपने पति की तलाश में वहां एक घर में गई थी। सुरेंद्र कहाँ है? सुरेंद्र? मैं किसी सुरेंद्र को नहीं जानता। फिर हमें पता चला कि एक आदमी ने रोशनी को एक गलत इंफॉर्मेशन दी थी कि वहां उसके पति के दूर के रिश्तेदार रहते हैं। हमने वहां भी इंक्वायरी की पर कुछ मिला नहीं। तो मैंने पता किया, ये सॉफ्टवेयर टर्टल ब्रांड का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो सिर्फ इनके ऑनलाइन पोर्टल पर परचेज के लिए अवेलेबल है। इनके करोड़ों कस्टमर्स ऐसे, इस जरिए से तो उस आदमी तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा है। ये भले ही कोई शातिर खिलाड़ी है जो अलग अलग लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, आई एम श्योर ये इस वक्त भी किसी न किसी लड़की को अपना शिकार बना रहा होगा। पर हमें इसके लिए कुछ ऐसा जाल बिछाना है कि शिकारी खुद अपने जाल में फंसे। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। पूजा, will you marry me? यस। जी मैम कुरियर। मिस्टर राहुल जी सर, ये आपका गिफ्ट है जो आपने आपके वाइफ के लिए ऑर्डर किया था। देखिए, ये तो मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था और हमें मिल भी चुका है। ये आपकी इस वाइफ के लिए नहीं, अगली वाइफ के लिए, मतलब आपके अगले शिकार के लिए। रोशनी कोई अकेली लड़की नहीं थी, उससे पहले मैंने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। हाँ, रोशनी कुछ जरूरत से ज्यादा ही बेवकूफ थी, क्योंकि मेरे ही कहने पर उसने अपने इंश्योरेंस क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उठा लिया और वो पैसा लेकर हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। कुछ वक्त उसके साथ गुजारने के बाद मैंने उससे कहा कि मैं सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दूंगा और उसे डबल करके दूंगा। वो मान गई। बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उसे एक झूठ और बोला कि ऑफिस के काम से मैं यूएसए जा रहा हूं। रोशनी के हिसाब से मैं फोन तो यूज करता ही नहीं था। हाँ, उसके ईमेल्स चैट्स आते थे मेरे पास। मैंने भी उसे एक मेल कर दिया कि उसका सारा पैसा डूब गया। उस बेवकूफ को फिर भी मुझ पर शक नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि वो अपने तमाम जेवर मार्केट में गिरवी रख के पैसा उठा लेगी, लेकिन वो जानती नहीं थी कि मैं पहले ही उसके जेवर गायब कर चुका हूं और उनकी जगह नकली जेवर मैंने रख दिए। फिर उसने मुझे बताया कि उसके किसी दोस्त ने उसे 7 लाख रुपए उधार दिए हैं। मेरा लालच और बढ़ गया। मैंने उससे कहा कि मैं इंडिया आ गया हूं और जयपुर एयरपोर्ट के बाहर उसे मिलने के लिए बुलाया। साथ ही मैंने अपने 2 दोस्तों को पैसा देकर खरीद भी लिया था अपनी मदद के लिए। तूने रोशनी को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन खुशी को क्यों मारा? उसे मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा। वो तो मेरे काम की कौड़ी थी। पहला वो अपने घर से अलग रहती थी और दूसरा उसके फादर से उसकी बनती नहीं थी।
खुशी तुम्हें लगता है वो हाँ करेंगे? मुझे किसी के हाँ की जरूरत नहीं है नकुल। एक बार मेरा बिजनेस सेट हो जाए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। और फिर ना, एक मिनट अर्जेंट है। एक दिन मौका पाकर मैंने उसकी नेट बैंकिंग का पासवर्ड और तमाम जरूरी डिटेल्स निकाल ली और उसका फोन नंबर हटाकर अपना नंबर लिंक कर दिया। और फिर धीरे धीरे मैं उसके अकाउंट को खाली करता रहा। उसको विड्रॉल के अलर्ट मैसेजेस भी नहीं मिलते थे। लेकिन एक दिन मेरा फोन उसके हाथ लग गया। नकुल, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे ही अकाउंट से इतना बड़ा फ्रॉड। उस दिन रौनक खुशी की लोन रिकवरी की वार्निंग देने आया था और हम दोनों को झगड़ा करते हुए देख लिया। मैं उसी समय समझ गया था कि खुशी अगर ज्यादा दिन तक जिंदा रही तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैंने उसको कन्विंस किया कि मैं उसका सारा पैसा उसे लौटा दूंगा, लेकिन अब मेरा रास्ते का कांटा रौनक था, इसलिए मैंने पहले उसे मार दिया। क्योंकि अगर मैं खुशी को पहले मारता तो रौनक गवाह बन के आपके सामने आ जाता और मुझे पकड़वा देता। और रही बात खुशी की, तो मुझे पता था कि वो उस दिन उस रोड से जाने वाली है और उसका ड्राइवर उसे पिकअप करने आने वाला है। इसलिए मौका पाकर मैंने उसी की कंपनी के कैब को चुरा लिया। सर, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी सिमरन। बहुत प्यार करता था मैं उससे और एक दिन मैंने उसे शादी का प्रपोजल दिया तो मेरा मजाक उड़ाया उससे और मेरे हाथ में एक डॉल थमा दी और कहा कि मैं उससे शादी कर लूं। यहां लगी मेरे यहां। उस दिन से मुझे लड़कियों से नफरत हो गई। मेरा मजाक उड़ाकर डॉल दी थी ना, मैंने कसम खाई कि इनके हाथ में गुड्डा थमा के इनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। कॉन मैन, बट नाउ यू आर कॉन मैन। इधर उधर की हवा बहुत खाली, अब जरा जेल की हवा खाओ। हम सब शादी को बहुत अहमियत देते हैं। जीवन साथी की तलाश को लेकर हम सबको यही सलाह देते हैं कि सतर्क रहें, क्योंकि एक गलत फैसला बहुत बुरा अंजाम दे सकता है। लेकिन फिर भी कई रिश्ते सफल नहीं होते। वो ऐसे गुनाहों की सूली चढ़ जाते हैं जिसमें रोशनी और खुशी जैसी लड़कियां अपनी जान गंवा देती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ऊपरी आवरण का चकाचौंध धोखे भरा भी हो सकता है। किसी से रिश्ता जोड़ने से पहले आंखें मूंद के आप भरोसा न करें, क्योंकि कुछ निर्णय पछताने तक का मौका नहीं देते। तो आपके उज्जवल भविष्य की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, वुमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क वुमेन अगेंस्ट क्राइम की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। धैर्य, समय और उम्मीद से बना हुआ वो बांध है जिसके टूटने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब हमारे पास धैर्य के अलावा और कुछ नहीं होता। कुछ ऐसा ही हो रहा था हमारी आज की कहानी में एक पिता के साथ। 20 साल पहले हुए हादसे की सच्चाई जानने के लिए इस पिता ने 20 साल का लंबा इंतजार किया। 20 साल सुनने में ही कितने लंबे लगते हैं। सोचिए, इंसाफ के लिए ये 20 साल, धैर्य के लिए ये 20 साल एक पिता के लिए कितने ज्यादा लंबे रहे होंगे। इस केस को 20 साल हो गए हैं जेनिफर, इस बार कहां से शुरू करना है? योर ऑनर, फाइल नंबर 1 से। इस केस को उसके अंत तक पहुंचाने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। कौन थी निधि रस्तोगी? 21 साल उम्र की, लेडी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स में पढ़ने वाली, फाइनल ईयर स्टूडेंट या कोई और? योर ऑनर, ये उसकी पर्सनल डायरी है। आई वुड लाइक टू रीड। श्योर। एंट्री डेट 26 नवंबर 1994। आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। मुझे अपने फ्यूचर के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। 27 नवंबर 1994। आज का दिन बड़ा अच्छा था। मेरे सेमेस्टर रिजल्ट से पापा बहुत खुश थे। वैसे मैं खुद को तो कॉन्ग्रेचुलेट करना भूल गई। मिसेस डायरी, अब मैं टीचर बन गई हूँ, मैथ्स टीचर। 600 रुपीज सैलरी है मेरी।
सिर्फ 100 रुपए अपने लिए रखूंगी और 500 रुपए पापा को दिया करूंगी। आई एम वेरी हैप्पी। निधि, ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव एंट्रीज हैं, अच्छे थॉट्स। योर ऑनर, निधि की मौत के कुछ हफ्ते पहले से उसी के घर से इस केस की शुरुआत हुई। निधि, अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? बाद में करो ना। अरे बस हो गया पापा। अभी जाना जरूरी है क्या? न्यू ईयर मना के जाओ ना। अरे पापा, बस एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए और सीए का एग्जाम दे दूं, फिर न्यू ईयर क्या, होली दिवाली सब साथ में मनाएंगे। दीदी, अब निशी क्यों चिल्ला रही है? ये सब छोड़। फटाफट आओ ना। पहले बार चलो। अरे आओ तो सही, तुम चलो तो सही। ये देखो दीदी, ये कितना प्यारा है। कौन है निशी? ये तुमने सजाया? हाँ दीदी, और ये देखो दीदी, सेंटा का बास्केट जिसके अंदर सेंटा हमारे गिफ्ट रखेगा। सुन लिया ना सेंटा? क्या नहीं समझी? मुझसे भी हाइट में लंबी हो गई है और तुझे अभी तक नहीं पता चला कि सेंटा कोई और नहीं, पापा है। याद कर, हम हर बार रात के 12 बजे बाहर जाते थे सेंटा को देखने, तो पापा कुछ ना कुछ भूल जाते थे, जैसे मेरा पर्स खो गया, मेरी वॉच रह गई। पापा, मैं क्या सोच रही हूँ, इस बार ना हम गिफ्ट वहां छुपाएंगे। कहाँ? आया। बच्चों, ये सेंटा जो है ना, ये असल में होता है। अदरवाइज तुम दोनों जैसा प्यारा सा गिफ्ट मुझे कैसे मिलता? लव यू। लव यू टू पापा। ओह माय गॉड! क्या? अरे एक बात तो बोलना भूल ही गया मैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। निधि की पढ़ाई लिखाई में तो बहुत खर्च होता होगा ना, क्योंकि पंजिम के अच्छे कॉलेज में पढ़ती है ये। मेरा कोई खर्च नहीं होता, उल्टा 600 रुपए हर महीने निधि मुझे भेजती है। 600 रुपया हर महीने? किस बात के? वो क्या है, निधि जिस कॉलेज में पढ़ती है ना, उनका एक स्कूल भी है, तो वहाँ की मैथ्स की जो टीचर है वो 6 महीने के लिए छुट्टी पे गई हुई है। और निधि का मैथ्स तो तुमको पता है, 99 से नीचे कभी लाया नहीं उसने, तो उन स्कूल वालों ने इसे ऑफर दिया ट्यूशन के लिए। अब नेक्स्ट महीने से ये कराटे भी सिखाएगी, मतलब सैलरी होगी 1000 रुपया महीना। अरे वाह, क्या बात है, ये सुन के तो बहुत खुशी हुई निधि। थैंक यू अंकल। वैसे आज अगर भाभी जी जिंदा होती ना, तो वो तो मेरे मुंह में मिठाई ठूस ठूस के मेरा शुगर ही हाई कर देती थी। अरे तुम्हारे शुगर को लो करते। आओ वाइन पीते। हाँ चलो चलो। टेक केयर बेटा। और हाँ, 24 घंटे ना किताबों में घुसे मत रहना, थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखना है? अभी 53 किलो भी हो तुम, और 52 भी हो जाओगे ना, उन हॉस्टल वालों की खैर नहीं बता रहा हूँ। 55 की हो जाऊंगी बस। अरे वो इतना भी खाने पीने का ध्यान मत रखना, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना, पढ़ाई मन लगा के करना। और हाँ, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस पापा। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, फोन जरूर करना। हर साल अपने क्लास में आने वाली टॉपर, एक माहिर कराटे फाइटर, और उससे भी कहीं ज्यादा हैप्पी गो लकी, एक खुश मिजाज लड़की। योर ऑनर, अगर आज वो जिंदा होती तो उसकी कहानी कुछ और होती, पर अक्सर देखा गया है कि सबसे ज्यादा ब्राइट चमकने वाला हीरा किसी ना किसी की आंख में खटकते रहता है। निधि के साथ भी वैसा ही कुछ। 1 2 3 4। हाँ 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 हाँ, और ऊपर हाँ। तो आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल हम शाम को 5 बजे मिलेंगे, 5 PM शार्प। ओके? थैंक यू मैम। थैंक यू। हाय निधि, काफी अच्छा फीडबैक है तुम्हारा, स्टूडेंट्स भी तुम्हें काफी पसंद करने लगे। एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें एज सीनियर मैथ टीचर प्रमोट करवा दूंगा, सैलरी भी अच्छी होगी, साथ में अपना बीएड भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच सर। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं, यू डिजर्व इट। अच्छा, तुम्हारे पास मेरा लैंडलाइन नंबर है, कोई भी काम हो कॉल मी एनी टाइम, दिन हो या रात, सोचना मत, जस्ट कम टू माई होम। टेक केयर।
टेक केयर सर। मेरा सामान किसने फेंका? मैंने। जानवी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना तू है। ये जो तेरा अटेंशन सीकर वाला एटीट्यूड है ना, ये जरा अपने पास रख। तुम और तुम्हारी प्रॉब्लम्स प्लीज मेरी जगह से निकल जाओ। वरना क्या कर लेगी? हाँ, 2-4 कराटे के मूव्स दिखाएगी। चल दिखा, चल दिखा। दिखा ना आदमी। ओए, क्या हो रही है? चलो दोनों अपनी जगह पे। वार्डन दीदी प्लीज मेरा रूम चेंज कीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। वार्डन दीदी, आप है ना इसको इस सड़ियल रूम में रहने दीजिए, आप मेरा ही रूम चेंज करवा दीजिए। जानवी, माइंड योर टोन। जया, ये जानवी ना मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। क्यों इसके मुंह लग रही है? इग्नोर कर, तू बस अपने एग्जाम्स पर ध्यान दे। हेलो पापा। हाँ निधि बेटा बोलो, कैसी हो? बस ठीक हूँ पापा। अरे तुझे पता है निशी ने आज क्या किया? अरे रास्ते पर से कुत्ते का बच्चा घर पे लेके आई, फिर उसको लाख समझाया, उसके बाद वापस छोड़ के आई। वो अभी रूठ के बैठी है, बोलती खाना नहीं खाएगी। निधि तू पक्का ठीक तो है ना बेटा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? वो रितेश वहां आया क्या? नहीं पापा, रितेश की बात नहीं है। तो बेटा खुल के बोलना, क्या बात है? पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरी वो दोस्त आ गई है। ठीक है, तुम मुझे जरूर फोन करना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे फोन का। लेकिन निधि का कॉल आया नहीं। अपनी बेटी के साथ हुआ ये फोन कॉल उन दोनों के बीच का आखिरी फोन कॉल था। बेटी के एक फोन कॉल के इंतजार ने उस पिता को लंबे अरसे तक बेचैन रखा था, ये जानने के लिए कि उस रात आखिर क्या हुआ था। लेकिन 20 साल तक चले इस केस की यह भी शुरुआत ही हुई थी। सर फोन आया था, कुछ सामान बिखरा हुआ है और लड़की सुबह से गायब है। सारे हॉस्टल को अच्छे से चेक करो। सर सर ये चप्पल तो निधि की है। उधर पूरा कमरा अच्छे से चेक करो। इसमें तो आज की डेट लिखी है, मतलब वो सुबह लापता होने से पहले अपने मैथ्स के सम सॉल्व कर रही थी। सर फ्रिज के पास एक पानी की बोतल मिली है और हॉस्टल के बैक साइड पे एक स्लीपर। सर यहाँ मिली है चप्पल।
पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरी वो दोस्त आ गई है। निधि, क्या हुआ यार? तू बहुत परेशान लग रही है। नहीं बस सब ठीक है। क्या बात है? तेरी आंखें क्यों भरी हुई है? पता नहीं यार, मुझे मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। सोच रही कुछ दिनों के लिए घर चली जाऊं। प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 4 जया डिसूजा, निधि की रूममेट और उसकी काफी अच्छी दोस्त। एग्जिबिट नंबर 13 पेज 3 पैरा 5 में दिए हुए उसके स्टेटमेंट के हिसाब से निधि अपनी मौत के 2-3 दिन पहले से काफी अपसेट दिख रही थी। योर ऑनर, हॉस्टल के सारे स्टाफ और स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट एग्जिबिट नंबर 13 से एग्जिबिट नंबर 22 के बीच में। सर यकीन ही नहीं हो रहा कि निधि अब हमारे बीच नहीं रही। पता नहीं उसने ये सब किया है क्यों। क्या तुम्हें लगता है ये आत्महत्या हो सकती है? सर उसकी फैमिली में सुसाइड हिस्ट्री रही है, उसकी माँ ने भी सुसाइड किया था, और अगर निधि की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। आर यू श्योर ये सुसाइड हो सकता है? सर एक्सीडेंट भी हो सकता है। कुएं के पास का इलाका चिकना है, कई बार मेरा भी पैर फिसल गया। हो सकता है निधि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तुम ये गले के मार्क्स का पिक्चर लेना। बच्ची ने सुसाइड कर ली। आप कौन? सतीश माथुर, इस इंस्टीट्यूशन का ट्रस्टी। देखिए इंस्पेक्टर, ये जो कुछ भी हुआ है इसे जल्दी से फाइंड अप कीजिए। बच्चे डरे हुए हैं, फालतू का तमाशा हो रहा है। देखिए हमें शक है ये सुसाइड के अलावा भी कुछ हो सकता है, तहकीकात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कुछ भी करना है आधे घंटे में कीजिए और निकलिए यहाँ से। नीलमा जी, बच्ची के परिवार वालों को फोन कर दीजिए, जो भी मदद हो सके कीजिए, थोड़े बहुत पैसे भी दीजिएगा। एसपी सर ने बुलाया है। हाँ प्रमोद। जैन सर। जी जय हिंद सर। यस सर, I'll do that right now sir. Right, thank you sir. हाँ प्रमोद, क्या रिपोर्ट है? सर, आत्महत्या का मामला है। लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी है। किसी बात को लेकर डिस्टर्ब थी, कोई पर्सनल इशू, मे बी एग्जाम का प्रेशर या फिर किसी लड़के का चक्कर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? सेम सर, सुसाइड, नो फाउल प्ले। लड़की की बॉडी उसके घर वालों को पहुंचा दी है। गुड जॉब। ये केस को जल्दी सॉल्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी था, बहुत प्रेशर है। सर, अब एक काम करो, केस को क्लोज करो और कोर्ट का डेट ले लो। सर, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है बताइए? देखिए आप इट्स नॉट पॉसिबल। सर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की? ये पॉसिबल नहीं है। वो तो सीए बनना चाहती थी, उसके हाल ही में मैथ्स के टीचर की जॉब लगी थी, वो बहुत खुश थी। सर वो आत्महत्या क्यों करेगी? देखिए मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए मानना काफी मुश्किल है कि अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सच को तो एक्सेप्ट करना ही होगा। सच ये है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, जरूर दूसरी कोई बात है जो आप छुपा रहे हैं मुझसे। अब आप एक काम करिए, उस रितेश को जाके उठाइए, वो मेरी बेटी को परेशान करता था। हाय निधि, कैसी चल रही तेरी सीए की तैयारियां? एकदम अच्छे से। तू कैसा है? अंकल कैसे? अरे एकदम बढ़िया। परसों आ रहे तेरे घर। क्यों? मेरे घर क्यों? अरे हमारी शादी की बात कर रहे हैं। रितेश, मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी। इतनी बड़ी हो गई है, अब कब तक सिंगल रहेगी? और ये शादी के बाद पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, देख लूंगा तुझे। सर मेरी बेटी निधि मुझे हर बात बताती थी, उससे मुझे रितेश के बारे में भी बताया था। तो मैं रितेश के घर गया, उसके बाप के साथ बात की मैंने, तो उस बात के लिए तो रितेश चुप हो गया था, लेकिन शायद ये बात उसके मन में घर कर गई हो और उसने बदला ले लिया इस बात का। तो आपके कहने का मतलब यह है कि रितेश सुबह सुबह आपकी बेटी के हॉस्टल पहुंचा, जहां पहले से बहुत सारी लड़कियां थी, और उन सबके बीच वो उसको उठाकर नीचे लाया, उसको मारा और कुएं में फेंक दिया, और किसी ने एक आवाज तक नहीं सुनी।
कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप? देखिए अब आप हमें शांत रहने दीजिए और खुद भी थोड़ा शांति महसूस कीजिए। बेटी मरी है आपकी। महज एक हफ्ते में लोकल पुलिस टीम ने इस केस को आत्महत्या बताकर बंद कर देना चाहा, पर हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में यह पहला ऐसा केस था जहां पर अदालत खुद ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि निधि ने आत्महत्या की। कोर्ट का सीधा सा सवाल था कि अगर निधि ने आत्महत्या की है तो हॉल में सामान बिखरा हुआ क्यों है और उसकी बॉडी पर स्ट्रगल के साइन क्यों है। उसके बाद कुल मिलाकर पिछले 15 सालों में 6 टीमों ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, पर उनमें से कोई भी टीम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर स्पेशल यूनिट को यह केस 5 साल पहले यानी कि 2010 में सौंप दिया गया, जिसमें मैं और मेरी टीम अपॉइंट हुए। मैम अब तक 6 टीम ने इस केस को सुसाइड बताया है और सबने रिक्वेस्ट की है कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए, लेकिन 7वीं टीम का ऐसा कोई इरादा नहीं। 19 जन 1995 ये वही दिन है ना जिस दिन कुएं से निधि की डेड बॉडी मिली थी। राइट मैम। अगर 1 मिनट के लिए मैं मान भी लेती हूँ कि उसने सुसाइड कमिट किया, तो सुसाइड कमिट करने से पहले वो ये मैथ्स के सम क्यों सॉल्व कर रही थी? मैम ये रही उसकी डायरी। मैथ्यू मैं डायरी पढ़ चुकी हूँ। उसकी डायरी के एक भी पेज को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो सैड थी या सुसाइडल टेंडेंसी की थी। हर पेज पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव, हैप्पी, क्यूट, एक्साइटेड, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट सोचने वाली लड़की। एक्सेप्ट 16 जन 1995 उसकी डेड बॉडी मिलने के 3 दिन पहले। 3 दिन पहले से उसने डायरी लिखना बंद कर दिया था। आखिर उन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसके डायरी लिखने के रूटीन को खत्म कर दिया? इस केस को बीते हुए काफी साल हो चुके हैं, हमें फाइल्स और पेपर्स के अलावा मिलेगा क्या? सच जिसको तलाशने के लिए मैं यहाँ आई। मैथ्यू, हम माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़ लिख कर हमसे बेहतर करें जिंदगी में। बेचारी 21 साल की बच्ची थी और जब आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आपकी अंदर तक रूह कांप जाती। और उसके पापा को तो पता तक नहीं कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या। क्या ढूंढना चाहती है आप? और आपके बाकी साथियों ने क्या ढूंढा है? यही ना कि मेरी बेटी का किसी के साथ अफेयर था, वो फिजिकल रिलेशन में थी। हर 2-3 साल के बाद कोई ना कोई आता है और हमारे जख्म कुरेद कर चला जाता है। क्यों? हमने मान लिया ना कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है, हो गया ना, बस अब जाइए यहाँ से। आपने भले मान लिया कि आपकी बेटी निधि ने आत्महत्या की थी, लेकिन हम नहीं मानते। हमें पूरा शक है कि निधि की मौत के 3 दिन पहले उसके साथ जरूर कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट थी, खुश नहीं थी। शायद ऐसा कुछ जो 3 दिन बाद उसकी मौत का कारण बना। देखिए रस्तोगी साहब, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। हम केस सॉल्व करने के बहुत करीब हैं। अगर आप थोड़ी सी मदद करें, थोड़ी हिम्मत दिखाएं तो आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। रस्तों, मैम ये रही निधि की ऑटोप्सी रिपोर्ट, ये फर्स्ट रिपोर्ट और ये डिटेल रिपोर्ट। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक निधि के सर पर काफी गहरी चोटें थी, 4 चोटें, और इनिशियल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की थ्योरी थी कि ये चोटें कुएं में गिरने की वजह से भी आ सकती है। तो इस थ्योरी का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैनिक्विन लाओ। सर, एक तरफ अगर एक कॉन्शियस इंसान पानी में डूबने से मरे और दूसरी तरफ एक अनकॉन्शियस इंसान पानी में डूबकर मरे तो दोनों ही हालातों में काफी फर्क होता है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सर, जब पानी में डूबने की वजह से लंग्स के अंदर पानी भरता है तो कॉन्शियस इंसान और अनकॉन्शियस इंसान दोनों के सिनेरियो में लंग्स के अंदर अलग अलग टाइप का झाग बनता है। क्योंकि जो कॉन्शियस इंसान होगा उसकी सांसें तेज होंगी, वो छटपटाएगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, भले ही वो आत्महत्या के इरादे से ही पानी में क्यों ना कूदा। और जो अनकॉन्शियस है वो सीधे डूबकर मर जाएगा। निधि के लंग्स कंडीशंस को देखकर ये साफ साफ पता चलता है कि पानी में डूबते वक्त वो कॉन्शियस नहीं थी। मतलब ये सुसाइड नहीं, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है।
पैर फिसल गया हो, चोट लग गई हो और गिर गई हो। एक्सीडेंटली कुएं में गिरने की वजह से अगर किसी को चोट लगेगी तो 1 या 2 बार लगेगी, 4 बार नहीं। अगर 4 बार लगी तो कैसे? सर, इतने सालों बाद उस कुएं या उस हॉस्टल से कुछ भी मिल पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए इस केस को सिर्फ लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अप्रोच से ही सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने पुरानी रिपोर्ट्स में दी गई जानकारियों के हिसाब से इस केस को रीइमेजिन करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक निधि का बेड ये था और सुबह के करीब 4 बजे जब सब लोग सो रहे थे, निधि यहां बैठकर सम सॉल्व कर रही थी। सम सॉल्व करते करते सुबह के करीब 4 बजे उसे प्यास लगी और वो फ्रिज का पानी पीने के लिए नीचे चला। जया के दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से जया सो रही थी, पर उसने निधि को कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। इसका मतलब निधि कमरे से निकलकर पानी पीने के लिए मेस की तरफ गई होगी। पुलिस फाइलिंग के हिसाब से आज से 15 साल पहले फ्रिज यहां कहीं था, जहां पर उन्हें एक गिरी हुई बोतल भी मिली थी। शायद वही बोतल जिससे निधि ने पानी पिया होगा, जबकि वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से सुबह 4 बजे नीचे उतरी, यानी कि 2 घंटे। इन 2 घंटों में उसके साथ क्या हुआ? 1 मिनट के लिए मान लेती हूं कि उसकी हत्या 20 से 30 मिनट में हुई, फिर भी बचे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे निधि कहां थी? मैम, रिपोर्ट के मुताबिक नीलिमा इस कमरे में रहा करती थी। नीलिमा इस हॉस्टल की केयर टेकर हुआ करती थी, लेकिन हादसे वाली रात नीलिमा ने न तो कुछ देखा और न ही कुछ सुना। ऐसे लगता है निधि को किसी ने हिप्नोटाइज करके बड़े आराम से सब कुछ करा दिया। क्या हुआ मैडम, कुछ पता चला आपको? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पता भी चल जाएगा। देखिए मैडम, बच्चियां बाहर धूप में खड़ी हैं, आप लोग ऐसे बार बार आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब आपका हो गया ना सब, जाइए और रिपोर्ट फाइल कीजिए। और क्या फाइल करूं रिपोर्ट में? यही कि बच्ची बीमार थी, परेशान थी। तो आप ही हैं जो अभी तक सबको नरेशन देते आए हैं। ये इसका मतलब आप ही का हाथ है मर्डर? अरे मैडम, मर्डर वर्डर कुछ हुआ ही नहीं था, और मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अब सबूत लेकर आइए। आपसे पहले भी बहुत टीमें आई, खूब छानबीन की, हीरो बन गए सब लोग। फाइनली केस क्लोज करके चले गए ना, आप भी चली जाएंगे। क्राइम सीन की फोटोज तुमने ही खींची थी ना? कुछ अजीब सा लगा था तुम्हें, जिससे हमें ये पता चल सके कि एग्जैक्टली उस रात हुआ क्या था? आपके पास डेड बॉडी के सिर्फ 3 फोटो हैं, मैंने 7 सबमिट किए। 7? पर पुलिस फाइल में तो उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। लड़के के गले पे नाखून के निशान थे, उसके सिर के पीछे जो चोट लगी थी वो लंबाई में कट था। तो बाकी की 4 फोटो तुम्हारे पास हैं? 15 साल हो गए मैडम। उस वक्त हमारा काम सिर्फ रील पे चलता था, रील और कैमरा दोनों तोड़ दिए गए हमारे। किसने तोड़ा? आपकी हर एक टीम को बताया था मैडम। पहली टीम पर ऊपर से बहुत प्रेशर था, शायद कोई पहुंचा हुआ आदमी शामिल था। स्टेटमेंट दोगे? कितनी बार दूं सर? ठीक है मैडम, दे देते हैं, लेकिन होगा क्या? आपके पास भी किसी ऊपर से फोन आएगा और आप भी स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर पाओगे। पहुंचा हुआ आदमी? आखिर कौन है ये पहुंचा हुआ आदमी जिसने आज से 15 साल पहले पुलिस रिकॉर्ड, स्टेटमेंट सब कुछ मैनेज कर लिया? जरूर पहले की टीम्स पर इस आदमी का दबाव रहा होगा। कहीं हम पे भी यह दबाव बनाया तो? नहीं मैथी, अब 15 साल हो चुके, मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ कर पाएगा। और फिर भी अगर हम पे कोई प्रेशर आया तो? फिर तो और अच्छा, हमें आसानी होगी उसे ट्रैक करने में। मैडम, पिछले 15 सालों में टीवी पर न जाने कितने सारे केसेस सुने, सबको इंसाफ मिला, कुछ नहीं तो अरेस्ट तो हुआ,
लेकिन मेरी निधि को आज तक इंसाफ नहीं मिला। सर, माफी चाहती हूँ, आपको अपनी बेटी के इंसाफ पाने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, बट आई प्रॉमिस कि मैं पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करूंगी, एक भी पहलू नहीं छोड़ूंगी। बेटी के खोने का दर्द क्या होता है मैं समझ सकती हूँ, मेरी भी एक 6 साल की बेटी है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि इन 15 सालों के दौरान जो भी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, कभी भी आपको ऐसे महसूस हुआ कि उन पर कोई दबाव डाला जा रहा है, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो केस को रफा दफा कर दें? सर, अरे आप मेरे घर पे आ गए, आप पुलिस स्टेशन में आइए। सर प्लीज आप फिर से तहकीकात कीजिए ना। देखिए मेरी बेटी ने हकमत तो नहीं की है, वो ऐसे कैसे कर सकती है सर? तो आप ही बताइए उसने ऐसा क्यों किया? आपकी लड़की जवान थी, घर से दूर रहती थी हॉस्टल में, आपकी निगरानी तो थी नहीं उस पर। मतलब क्या आपका? मतलब ये है कि हमने हॉस्टल के आसपास पता किया था, किसी लड़के के साथ घूमती थी, वो भी मोटरसाइकिल पर। वो तो आपकी इज्जत के बारे में सोच के मैंने डॉक्टर से कहा था कि इसकी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में रिपोर्ट में ना लिखे। जी हाँ, शारीरिक संबंध थे उसके। आइंदा मत आना, क्योंकि हम ये केस बंद कर चुके हैं। चलो अब जाओ यहां से। देखिए सर, आपको अगर हमें इंसाफ नहीं दिलाना है तो बंद दिलवाइए, लेकिन मेरी बेटी को यूं बदनाम मत कीजिए। आपसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। फिर नई टीम, आप भी तहकीकात कर लीजिए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। हमने जो चार्जशीट फाइल की थी वही एक्यूरेट थी मैडम। निधि रस्तोगी केस में काफी मेहनत की है तुमने। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मैं यही पूछने आई हूँ कि इतनी मेहनत किस लिए की? डेफिनेटली केस सॉल्व करने के लिए तो नहीं की। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। प्रमोद, लगता है तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाना पड़ेगा। प्रमोद, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी कि निधि ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका खून हुआ था, और इस हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने के लिए पहले उसके सर पर 4 बार वार किया गया, उसके बाद में उसे कुएं में फेंक दिया गया। तुमने तो उसकी रिपोर्ट तक को मैनिपुलेट किया। अब सच सच बताओ कि ये सब तुमने किसके इशारे पे किया? आज से 15 साल पहले सिस्टम की वीकनेस का फायदा उठाकर तुमने एक बहुत बड़े अपराध पर पर्दा डाला था। मैं उन सबके नाम जानना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और फिर उस समय तो ये केस सुसाइड लगा था। प्रमोद, निधि का अपने कमरे से निकलकर नीचे मेस रूम तक जाने और उसकी डेथ के टाइमिंग के बीच में 1.5 से 2 घंटे का गैप है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस 1.5-2 घंटे के बीच में क्या हुआ था। आत्महत्या करने से पहले लड़की सोच रही होगी कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। और वहां हॉल में जो सामान बिखरा था वो उसने कुछ किया होगा, कुछ सोचा होगा। भाई उस समय तो सीसीटीवी कैमरे भी नहीं होते थे। अच्छा, तो तुम सिर्फ सीसीटीवी के बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन करो। गुड, जल्दी ही मुलाकात हो अरेस्ट वारंट के साथ। और तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारे डिपार्टमेंट से कहीं ज्यादा मशहूर हमारे डिपार्टमेंट की खातिरदारी। मैंने ये सब उंगलियों पे जोड़ जोड़ के ना तंग आ गई हूँ। प्लीज सैंटा को बोलो ना इस बार एक कैलकुलेटर गिफ्ट कर दे। निधि बेटा, ये तुम्हारा कैलकुलेटर। अरे हाँ, इस केस में एक नई ऑफिसर आई है। हाँ, मैं जानता हूँ, कहीं आए कहीं गए, और मैं हर बार उम्मीद लगा लेता हूँ। क्या करूं बेटा, आगे ही नहीं जा पा रहा हूँ। बस इतना जानना चाहता हूँ कि उस रात को क्या हुआ था, तो मुझे फोन पर क्या बताने वाली थी? पापा, हर बार यही सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सा फोर्स करके उसी रोज पूछ लेता
पता, शायद दूसरे दिन मैं तुम्हें मिलने चला आता और शायद आज तुम हमारे साथ होती। यहाँ योर ऑनर, इंस्पेक्टर प्रमोद शर्मा जी को जहर देकर मारा गया था। इंस्पेक्टर प्रमोद शर्मा की टीम इस केस पर काम करने वाली पहली टीम थी जिन्होंने निधि की डेड बॉडी, उसके कपड़े, उसका रूम अच्छे से देखा और इस केस से जुड़े सारे एविडेंस कलेक्ट किए थे। बट अनफॉर्चुनेटली इस केस से जुड़ी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने प्रिजर्व नहीं की, जैसे कि विक्टिम के कपड़े और भी कई सामान। पर कहते हैं योर ऑनर कि बुरा चाहने वाला 100 बुराई क्यों ना करे, किसी की एक अच्छाई उन 100 बुराइयों पर भारी पड़ती है। योर ऑनर, ये रहा पीयूष नायक का स्टेटमेंट और उसके खींचे हुए फोटोग्राफ्स। योर ऑनर, पीयूष नायक वो फोटोग्राफर है जिसने क्राइम सीन की फोटोग्राफी की थी। योर ऑनर, जो कोई भी बहुत ही पावरफुल और पहुंचा हुआ इंसान है, तभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर एविडेंस डिस्ट्रॉय करवाने तक हर जगह उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। योर ऑनर, मुझे लगता है इंस्पेक्टर प्रमोद शर्मा जी की हत्या में भी उसी का हाथ हो। जानवी जी, हमें पता चला है कि निधि के साथ आपकी बहुत अच्छे से बनती नहीं थी, तो 15-20 सालों बाद आप मेरे पास आ गई। आपको पता है मेरे पिताजी मंत्री हैं, वो भी पिछले 25 सालों से। आप गलत जगह हाथ डाल रही हैं। आई एम सो सॉरी, हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है इंक्वायरी करना, सो वी आर हियर। वैसे आपके पिताजी काफी अच्छी पहुंच रखते हैं, पैसे वाले भी हैं आप। अब आप सही समझ रही हैं। आपको कुछ जरूरत हो तो बताइए। जी नहीं, थैंक यू। मैडम जी, चाय तो पी के जाइए। नेक्स्ट टाइम पक्का। इसकी बात की कुंडली निकलवाओ। अगर ये लोग इतने पहुंचे हुए हैं तो जानवी जरूर इस केस में इन्वॉल्व होगी। जानवी की बाकी बारे में कुछ पता चला? खबरी नेटवर्क एक्टिव है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। कहाँ पता चलेगा मैथ्यू? हम जितनी इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं, हर लीड हमें डेड एंड की तरफ लेके जा रही है। हर कोई कहता है कोई पहुंचा हुआ आदमी इन्वॉल्व है, पहुंचा हुआ आदमी इन्वॉल्व है। कौन है ये पहुंचा हुआ आदमी? हमें ये पता कैसे चलेगा? मैथ्यू, 1995 और उसके 2-4 साल आगे पीछे की सभी फाइल, सभी न्यूज़पेपर, सभी मैगजीन्स खंगालो और पता करो कि उस वक्त पंजिम में कौन से ऐसे बड़े लोग थे जो चर्चा का विषय थे या चर्चित थे। ऐसे तो कई सारे नाम मिलेंगे, किस किस से बात करें? करेंगे, सभी से बात करेंगे। मैम, मुझे नहीं लगता कि इस केस में हम लोगों को कुछ मिलने वाला है। नहीं मैथ्यू, कभी कभी बड़े से बड़े ताले को खोलने के लिए ना एक छोटी सी चाबी की जरूरत होती है। हमें भी बस वो छोटी सी चाबी चाहिए, ताला अपने आप खुलेगा। एक्सक्यूज मी दोस्त, पैराग्लाइडिंग करेंगे? पैराग्लाइडिंग वो भाई मैम, अपना जेस्की है, स्कूबा डाइव है, सब एकदम पैकेज में करा दूंगा, डिस्काउंटेड। लियो डालूंगा। कोई बात नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं, एंजॉय एंजॉय। अब घर पे उड़ के जाना। नदीम अहमद पेशे से चोर, लेकिन इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। भैया एक चाय देना कुल्हड़ वाली। थैंक यू। भागता कहाँ है? मैंने कहा था ना, ये चोर नहीं जादूगर है। पर आप लोग हो कौन? स्पेशल यूनिट। वो जो टीवी पे बताते हैं वो? गोवा सुर्खियां। आज से करीब 18 साल पहले तूने स्टेटमेंट दिया था कि तू चोरी करने के इरादे से एक गर्ल्स हॉस्टल में गया था और वहां तूने कुछ और देखा। क्या देखा? नदीम अहमद
एक चोर का कैरेक्टर क्वेश्चनेबल है। योर ऑनर, पिछले 20 सालों से जिस केस में कोई जवाब नहीं मिला, वहां पर चीजें क्वेश्चनेबल तो दिख रही हैं। वैसे हमने इस चोर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया है। नदीम, कहाँ है तुम्हारा बंदा? वो देखो मैडम, आ गया। मैडम, ये असलम है, न्यूज़पेपर और दूध बेचने का काम करता था। असलम, जरा बता मैडम को उस सुबह तुमने क्या क्या देखा था? गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मैम मर्दों का जाना एकदम से मना था। यहाँ तक कि मुझे पैसे देने भी गेट पर ही आते थे। उस रात मैंने देखा कि एक आदमी हॉस्टल के पीछे की तरफ जा रहा था। बहुत अंधेरा था तो ठीक से देख नहीं पाया। मुझे लगा किसी लड़की का किसी लड़के के साथ चक्कर होगा। बाद में मैम मुझे पता चला कि वहां कुएं से किसी की लाश मिली थी। मैम, ये केस तो कहीं और मुड़ गया है। जानवी के पिता की कुंडली भी हाथ लग गई है और जानवी की मां की ये दूसरी शादी है। शादी 15 साल पहले हुई थी और ये आदमी जानवी को गोद लिया हुआ था। असलम और नदीम के दिए हुए स्टेटमेंट के बेस पर हम निधि को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इस मर्डर के पीछे इन दोनों का भी तो हाथ हो सकता है ना? आई डोंट थिंक। इससे लोगों के बीच ये बड़े नाम इन्वॉल्व क्यों होंगे? इनके साथ तो बहुत आसान होता है ना, इन्हें लॉकअप में डालो, केस बंद। इस केस को सिर्फ इसलिए बंद किया गया है ताकि कॉलेज का नाम न खराब हो और सिक्योरिटी वाले पे सवाल न उठे। निधि जिस कॉलेज में पढ़ती थी और जहां पर पढ़ाती थी वो पणजी के बड़े इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूट अक्सर अपने एनुअल डे फंक्शन पर बड़ी हस्तियों को एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं। पता करते हैं कि पिछले 4-5 सालों में कौन कौन से लोग एज ए चीफ गेस्ट यहां पर आए हैं। 4 साल यानी कि निधि की हत्या के पहले से 1990 से शुरू करते हैं। मैम, मैंने सारे फोटोज देखे और इन फोटोज में मुझे कुछ पावरफुल लोग दिखे, लेकिन कनेक्शन कैसे ढूंढ दिखे? मैथ्यू, मुझे लगता है ना कि हमें नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। मैथ्यू, ये फर्स्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट का सिग्नेचर और ये डिटेल ऑटोप्सी रिपोर्ट की सिग्नेचर, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। थोड़ा मैन्यूट सा फर्क है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दोनों सिग्नेचर के फ्लो में थोड़ा फर्क दिख रहा है। लगता है किसी दूसरे ने की है इस सिग्नेचर को। डॉक्टर शिवदर्शन रेड्डी, मैं सब जेनिफर परेरा, स्पेशल यूनिट ऑफिसर। निधि रस्तोगी केस याद होगा आपको? बराबर याद है। 20 साल से वेट कर रहा हूं, कोई तो आएगा मेरे पास इन्वेस्टिगेशन करते हुए। आजकल जहां टेक्नोलॉजी से लेकर सिक्योरिटी तक सब कुछ इतना एडवांस हो चला है, फिर भी कई केसेस में मैनिपुलेशन होता रहता है। तो इमेजिन कीजिए 20 साल पहले क्या कुछ नहीं होता होगा। आपका मतलब है इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी मैनिपुलेशन हुआ? रेप, उस बच्ची के साथ रेप हुआ था। तो ये बात ऑटोप्सी में क्यों नहीं लिखी गई? लिखी गई थी, मगर कोई तो था जो ये चाहता था कि रिपोर्ट से ये सब कुछ मिटा दिया जाए। क्या आप हमें उसका नाम बता सकते हैं? जी नहीं, हम पे वो प्रेशर पुलिस टीम के थ्रू डाला जाता था। आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इस केस को सुसाइड केस बताकर हमेशा के लिए क्लोज कर देना चाहते थे। क्या आप स्टेटमेंट देंगे? निधि रस्तोगी केस में आप भी इन्वॉल्व थे ना? मैं जानना चाहती हूँ कौन प्रेशराइज करवा रहा था? कौन नहीं करवा रहा था प्रेशराइजमेंट, बस सभी तो लगे हुए थे इस केस को खत्म करने में। मुझे भी धमकियां मिली। 21 साल की बच्ची थी वो। आपने भी तो प्रेशराइज किया था डॉक्टर रेड्डी को, नहीं? उदय जी, आई कैन अंडरस्टैंड। उस समय आपके पास पावर नहीं थी, पर आज मैं आपको पावर दे रही हूँ। आप रिवॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर की स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। अगर आप अपनी स्टेटमेंट दे दें तो एक परिवार को जस्टिस मिल जाएगा। नहीं मिलेगा जस्टिस मैडम। मैंने गिल्ड में रिजाइन दे दिया, लेकिन प्रमोद सर के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे अपने और अपने परिवार की सिक्योरिटी के बारे में सोचना था। मैं गारंटी देती हूँ आपकी सिक्योरिटी की। 20 साल से एक बाप वेट कर रहा है जिसे पता ही नहीं कि उसकी बेटी के साथ हुआ क्या था, क्या हुआ था उस रात। अगर आप हिम्मत करेंगे तो उस बाप को जस्टिस मिल जाएगा। सॉरी मैडम, मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि जो लोग इस केस में इन्वॉल्व है वो इस केस में जस्टिस नहीं होने देंगे।
लगता है हमें भी इस केस को सॉल्व करने में 20 साल लग जाएंगे। पता काफी लोगों को है, पर कोई कुछ नहीं कहना चाहता। नीलिमा इस हॉस्टल की केयरटेकर हुआ करती थी, लेकिन हादसे वाली रात नीलिमा ने न तो कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। निधि का रेप हुआ था ना, हॉल में सामान भी बिखरा पड़ा था और नीलिमा का कमरा मेस रूम के बगल में। माना कि वो सो रही थी और कुछ तो आवाज सुनी होगी उसने। मैथ्यू, वो नीलिमा की फाइल देना, उसकी पिक्चर सर। ये रही। कुछ तो कनेक्शन है। मैम, अगर मैंने स्टेटमेंट दे दिया तो क्या आप मुझे गारंटी देती हैं कि आप निधि को जस्टिस दिलाएंगे और बैकआउट नहीं करेंगे? एसपी साहब, बेहतर होगा आप इज्जत से खुद ही सब बता दें। वैसे हमने होम मिनिस्ट्री में सारी डिटेल्स भिजवा दी है। हमें पता है कि आप वही ऑफिसर हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम पर प्रेशर डाला था। केस को क्लोज करो और कोर्ट का डेट ले लो। सर, नदीम हमें सब कुछ बता चुका है, पूरी थ्योरी रेडी है हमारे पास। और वो पीएसआई ऑफिसर जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी आपके प्रेशर की वजह से। अब आप बताएंगे कि आपने ये सब किसके लिए किया या किसके कहने पर किया? मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, गुरु माना है मैंने उन्हें। हर इंसान में गलत भावना होती है, लेकिन हमें उसे काबू में रखना है। जब हमारा ध्यान अच्छी बातों में लगाएंगे तब सब कुछ अच्छा होगा। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। पीछे मत देखो, जो हुआ अच्छे के लिए होता है। हर इंसान में अच्छा करने की ताकत होती है। पॉजिटिव एनर्जी में जो ताकत है ना, वो किसी और चीज में नहीं। जब आप सोचते हो आई एम द बेस्ट, आप बेस्ट हो जाते हो। तो से विथ मी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। डोनेशन पहुंच गई। गुरुजी उस दिन किसी को भी याद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था? 19 जनवरी 1995 निधि ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था और रेप भी। तुम्हें तो पता ही होगा क्योंकि तुम वहां थी। अगर तूने अपना मुंह किसी के सामने खोला ना, तो तेरी बदन की सारी हड्डियां इतनी बार तोड़ूंगी कि डॉक्टर भी गिनते रह जाएगा। जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहती हो तुम। लक्ष्य होना जरूरी है और तुम वहां तक पहुंचोगी भी, लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। और जब भी तुम्हें मेरी मदद लगे, मेरे घर चले आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज जब गुरुजी आए थे ना तुम सबसे मिलने, उन्हें तुम बहुत पसंद आई। पता है इतनी छोटी सी उम्र में तुझे प्रिंसिपल बनाने का सोच रहे हैं। 6,000 रुपए महीने कमाएगी तू, लाइफ तो सेट है तेरी। फिर अपनी छोटी बहन को भी ले आना। गुरुजी का दिल बहुत बड़ा है, उसे भी आशीर्वाद दे देंगे। दिमाग खराब है तेरा। मैं ना तुम सबकी पोल खोल दूंगी। सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या चालू है, ताकि कोई अपनी बेटी बहन यहाँ ना भेजे। तो उसने मना किया इसलिए मार दिया उसे? नहीं, इसलिए नहीं। तो किस लिए मारा था? क्या हुआ था उस रात? सर, निधि एक कराटे चैंपियन थी। इन्हें पता था कि उसके होश में रहते ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना ही नहीं, इस केस से जुड़े सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय किए, जिसकी वजह से इस केस को सॉल्व होने में 2 दशक यानी कि पूरे 20 साल लग गए। और इन्हीं लोगों ने इंस्पेक्टर प्रमोद शर्मा को भी जहर देकर मार डाला। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि 16 जनवरी 1995 को यानी अपनी मौत से ठीक 3 दिन पहले निधि गलत समय पर गलत जगह जा पहुंची, जहां पर उसने कुछ गलत होते देखा। स्पेशल यूनिट के इन्वेस्टिगेशन को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि निधि रस्तोगी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। 21 साल की निधि रस्तोगी, जिसके आगे पूरी जिंदगी थी, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी, उस बच्ची की हत्या के इल्जाम में ये कोर्ट नीलिमा पेंडेकर, संजय शर्मा और कमल जैन को उम्र कैद की सजा सुनाती है।
केस में जस्टिस वॉज डिलेड बट नॉट डिनाइड। 20 साल लगे, लेकिन एक ऑनेस्ट ऑफिसर और उनकी टीम की वजह से एक पिता का लंबा इंतजार खत्म हुआ। तो चलिए त्वरित इंसाफ की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, वुमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।